कल हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। कल क्या स्टार्ट किया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया, दैट इज व्हाट आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक कवर किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी कि जैसे ही अगर हम अपने किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स, तो कंडक्टर के अंदर भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगने लगता है और वो सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे। पहला क्या था? -e/m टाउ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? -ev/Lm टाउ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड हमने देखा I = NEA/VD। ये क्या था? इन टर्म्स ऑफ करंट। ये है इन टर्म्स ऑफ करंट वीडी का फॉर्मूला, ये है वीडी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है वीडी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इन्हीं तीन फॉर्मूले से आगे का लेक्चर भी कंटिन्यू होगा और हम किस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे? ओम्स लॉ पे। ठीक है, अगर यही तीन इक्वेशंस का मैं यूज करूं, ठीक है, यही तीन इक्वेशंस का मैं यूज करूं और मैं क्या लिखूं कि जो मेरा करंट है NEAVD। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये VD क्या था? VD हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी। VD इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या था गाइस? वन, यस, VD क्या था? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। अब यहाँ पे अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दूं, क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? E/m टाउ। तो देखो ये जो है मेरा करंट कितना हो जाएगा? करंट मेरा हो जाएगा NE²A/E/m टाउ। अब हमें मालूम है एक और रिलेशन, हमें मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमें पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए रहता है ना, तो यहाँ पे अगर E की जगह हम क्या लिख दें? V/L। एक रिलेशन होता है ना, रिलेशन सबको याद है ना? V हमारा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी होता है न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ना, अगर सब कांस्टेंट हैं चीजें तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/D। हमारी E की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/D हो जाएगी। तो यहाँ पे V/D अगर मैं ले लूं कि जो मेरा कंडक्टर है वो L लेंथ का है, कंडक्टर जो है L लेंथ का है, तो सेपरेशनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। और ये किसी बैटरी से कनेक्ट है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? V/Lm टाउ। ठीक है, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख लें? पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लें। इन सारी चीजों को इधर ले आए और इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? I × ML/NE² A टाउ इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा V। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं अगर, तो इट विल बी ML/NE² A टाउ दैट्स इट, या ठीक है, A टाउ इंटू आई। ठीक है, अब देखो इसे अब हम कंपेयर कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन। इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ML/NE² A टाउ। ये हमारी क्या हो गई? R की वैल्यू हो गई, जो हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। जो कल की क्लास में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, और कल की क्लास में हमने और क्या देखा था कि जो रेजिस्टिविटी, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यस, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पहले, ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है कि जो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से मैं ये L और A अगर सेग्रीगेट कर दूं, तो बाकी जितनी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमारी रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा
NE² और टाउ। ये किसका फॉर्मूला आ गया, हमारी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब ओम्स लॉ में हम क्या कहते थे, ओम्स लॉ में आपने जब भी ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में कहा जाता है अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन, ठीक है, जब सारी फिजिकल कंडीशंस को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। जब फिजिकल कंडीशंस जितनी भी हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, उन्हें कांस्टेंट रखा जाए तब V इज इक्वल्स टू IR होता है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से देखें कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ भी, n की वैल्यू भी कांस्टेंट है, E² की वैल्यू भी कांस्टेंट है। सिर्फ हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शनल रिलेशन मिल रहा है कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। ये टाउ क्या था, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनके बीच में जो कोलिजन का टाइम होता है ना, कोलिजन होने से, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन होने के बीच का जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर मैं फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रखूं, जैसे कि मान लो मैं क्या ले रही हूँ, टेम्परेचर, के टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का वक्त, तो वो कम हो जाएगा। जैसे ही हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ओम्स लॉ में कहा जाता है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम इस टाउ को कांस्टेंट रखेंगे तब ये V इज इक्वल्स टू IR फॉलो करता है। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ठीक है, अगर मैं देखूं कि V इज इक्वल्स टू IR है, V इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, R है, तो अगर मैं R का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, V बाय आई। R क्या हो जाएगा हमारा, V बाय आई हो जाएगा। तो अगर इसे किसी ग्राफ पे, दोनों का रेशियो हो गया है ना, R किसका रेशियो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का, कंसिडर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में ले लिया, ठीक है, और हमने करंट एम्पेयर में ले लिया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट कर्व। ये जो स्ट्रेट कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, लाइन बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। अगर इसकी अगर आप बिल्कुल ही स्लोप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट या टेन थीटा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, या V बाय आई भी कह सकते हैं। यस मैम। यस, है ना। कंसिडर करें कि अगर हमारा टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर लेट्स से टेम्परेचर पहले T था। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया, किसी भी डेल्टा T वैल्यू से इंक्रीज कर दिया, तो न्यू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस डेल टी। न्यू टेम्परेचर अपना कितना हो जाएगा, T प्लस टी डेल टी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, है ना, कहीं कहीं R इनिशियल होगा, कहीं कहीं R नॉट होगा, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से वो हो गया RF, या फिर आप बोल दो R इनिशियल प्लस डेल R, कि कितनी किसी भी छोटे अमाउंट से जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, 2 से 2.1, 2.3, 2.4, ऐसे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम दो बातें बोल सकते हैं कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, राइट। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कब चेंज हो रहा है, ये रेजिस्टेंस कब चेंज हो रहा है, जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट इंटू डेल टी। ठीक है, यहाँ से हम सबको मालूम है कि हम जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, इस केस में वो कांस्टेंट होगा अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा R नॉट dt। अब ये है जो आपका R नॉट, ये R नॉट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इस आर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब मुझे अगर आर की वैल्यू चाहिए, हमें ये दिख रहा है क्या है, डी आर है, ये स्मॉल एक चेंज इन टेम्परेचर है, तो क्या करें, दोनों को इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन क्या से करें, आर इनिशियल से आर फाइनल तक, टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल तक, यही हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा आर एफ, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, और फिर लिमिट्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल्स टू, ऐसे ही ये आर अल्फा कॉन्स्टेंट है, आर नॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक कॉन्स्टेंट बचा 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी एफ माइनस टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कहीं कहीं पे ना आर आई की जगह आर नॉट भी लिखा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट। अच्छा, अब ये टी एफ माइनस टी नॉट क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, जो मैंने आपको मेंशन किया था। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ से आर एफ की वैल्यू निकालूं, या ये न्यू रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसे, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, तो उसे हम किससे डिपिक्ट कर रहे हैं, आर एफ से। आर एफ कितना हो जाएगा, ये आर नॉट माइनस आर नॉट इधर जाके प्लस आर नॉट, एंड दिस विल बी अल्फा आर नॉट डेल टी। तो जो ये आपका आर एफ है, ये कितना आ जाएगा, आर नॉट कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। इस एक्सप्रेशन से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस, जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट आप बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करने को आए, या ये थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को आए, या चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करने के आए, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आए, तो आपको यही इक्वेशन थर्ड यूज होगी। इज इट क्लियर। सिमिलरली इसी कांस्टेंट पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे ये क्वेश्चन है, क्या है, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, हमने ये अभी ड्राइव किया, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूलेज यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी है, 5 ओम है, एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 6 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री विल बी, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन से पूछी गई है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए 0 डिग्री पे कितनी होगी। ठीक है, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। यस, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करें, इनिशियल टेम्परेचर को रेफरेंस मान के इसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले 5 पे फॉर्मूला लगाएं। आर एफ को क्या मान लें, आर एफ को 5 मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू, आर नॉट तो हमें मालूम नहीं है, 1 प्लस अल्फा भी हमें मालूम नहीं है, टी एफ कितना है अपना, टी एफ है 50 डिग्री सेल्सियस और टी नॉट है 0, तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 50 अल्फा। इसे क्या मार्क कर ली, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ली। सिमिलरली 0 को रेफरेंस मानते हुए 100 डिग्री सेल्सियस को टी फाइनल रेजिस्टेंस मानते हुए एक और बार ये फॉर्मूला लगा दे, तो हमारा कितना आ जाएगा, सिमिलरली 6 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस कितना टेम्परेचर है इस बार 100 टेम्परेचर, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 अल्फा। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो ये हमें क्या मिल गई, एक लीनियर इक्वेशन मिल गई ना, एक दो अननोन वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स, एक आर नॉट एक अल्फा, तो हम कोई सा भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अल्फा और आर नॉट दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बनेगा ये क्वेश्चन, यस एवरीवन, ये क्वेश्चन बनेगा। यस मैम। ठीक है, क्या करें,
सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो ना, डिवाइड कर दें अगर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 50 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 1 प्लस 100 अल्फा और ये हो जाएगा 6 1 प्लस 50 अल्फा। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 प्लस 300 अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या करें, अल्फा की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 अल्फा हो जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/200। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/200 आ गई। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 50/200। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 1/4। तो ये कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 1/4। अब इसे फर्दर सॉल्व करना और आर नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी आर नॉट की वैल्यू 4 ohms। क्वेश्चन क्लियर है सब। सिमिलर क्वेश्चन कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज 100 ohm एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ना 100 डिग्री सेल्सियस पे जो कोई बल्ब है, उसका जो बल्ब का फिलामेंट है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम है। आगे कह रहा है इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। अगर अल्फा की वैल्यू ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था अपना अल्फा था। ठीक है, कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू क्या है 0.005 है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.005 है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 200 ओम। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, 200 फिर से 200 200 डिग्री 200 सेल्सियस 200 आ जाएगा जी। ओके ठीक है, 200 सेल्सियस सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यस मैम आंसर गलत है सबका शायद, सही है। ओके, लेट मी चेक। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूं, सबको समझ में आया, मैं सॉल्व ही नहीं करूं, फिर टाइम बचता है। बताओ, सब से अटेम्प्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमें अल्फा की वैल्यू दी है, ठीक है, एक इनिशियल टेम्परेचर दिया है और उस पे आर की वैल्यू दी है, हमें सिर्फ एक टेम्परेचर निकालना है, सबसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व ही नहीं कराऊंगी। यस एवरीवन, यस मैम। सबसे हो जाएगा। कॉफी और मतलब फिर अलग आ सका जी जो ये मेरा हो जाएगा R100 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा TF माइनस T नॉट। अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस माना तो R100 फाइनल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 100 इज इक्वल्स टू आर नॉट एंड दिस विल बी 1 प्लस अल्फा। 0 डिग्री को माना है इनिशियल और इसको माना है फाइनल, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस आर अल्फा की भी वैल्यू रख दें, अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इज 0.005 इंटू 100। ये इसे क्या कंसीडर कर लूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूं। अब मैं क्या निकालूं, ये RT, ये जो अननोन टेम्परेचर है ना, इसको मैं फाइनल रेजिस्टेंस मानूं और ये फॉर्मूला मैं फिर से लगाऊं, तो क्या हो जाएगा R, इस बार हमें RT मालूम ही नहीं है। ठीक है, RT इज गिवन, RT गिवन है 200 ओम। ठीक है, आरटी अपन को गिवन है, किस टेम्परेचर के पे है ये हमें नहीं मालूम। आर नॉट फिर रेफरेंस क्या माने 0 डिग्री सेल्सियस माने, तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस 0.005 इंटू इस बार टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा T मान लिया मैंने, और इनिशियल रेफरेंस जो मैं ले रही हूँ 0 से ले रही हूँ, तो इस बार इक्वेशन क्या हो जाएगी 200 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 0.005
0.005 इंटू टी। इसको क्या मार्क कर ले, इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर ले। अब ये फिर से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो एक जो है आपका आर नॉट है अननोन वेरिएबल, और एक और अननोन वेरिएबल क्या है, टी है। तो इसे फिर या तो आप लीनियर सब्स्टिट्यूशन या फिर जस्ट इसे डिवाइड भी कर देंगे तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा। 100/200 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 0.005 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 प्लस 0.005 इंटू टी। ठीक है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 0 0 0, और देखो यहाँ पे सिर्फ अब एक अननोन वेरिएबल बचा है आपका टी। इसे सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट चल जाएगी कि टी की वैल्यू। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। हमने अभी क्या पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में हमने देखा कि हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर आता। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। और R की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पीछे देखा R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू क्या थी, ml/ne स्क्वायर टाउ बाय a। ठीक है, यहां से इसको कंपेयर करके अपन ने किसकी वैल्यू, सॉरी दिस विल बी योर I। ठीक है, इसको कंपेयर करके हमने किसकी वैल्यू निकाली, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, ml/ne स्क्वायर टाउ बाय ए। फिर हमने एल और ए को सब सेग्रीगेट करके रो की वैल्यू भी निकाली। रो की वैल्यू क्या निकाली, m/ne स्क्वायर टाउ। ठीक है, ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, in a conductor if the number of conduction electrons per unit volume is 8.5 into 10 की पावर 28। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मतलब ठीक है, अगर n की ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 8.5 इंटू 10⁻28 एंड मीन टाइम इज 25 फेम्टोसेकेंड। और जो मीन टाइम है वो कितना गिवन है, 25 फेम्टोसेकेंड गिवन है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और आपको मीन टाइम भी दिया है, मतलब टाउ की वैल्यू भी दी है। टाउ की वैल्यू क्या दी है, 25 फेम्टोसेकेंड। यस, 1 फेम्टो किसके इक्वल होता है, यस एमस्ट्रॉन्ग से छोटी है। एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻10, और फेम्टो कितना होता है, 10⁻⁻15। ओके, 10⁻⁻15। और यहाँ पे हमें n की वैल्यू भी देके रखी है 8.5 इंटू 10⁻28। तो सिर्फ आपको जस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें रो, तो कितना, m/ne स्क्वायर टाउ। m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31। n की वैल्यू भी हमें गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28। e की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी, और टाउ की वैल्यू भी दी है, इट विल बी 25 इंटू 10⁻15 सेकेंड। तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे। ये सॉल्व करूं, दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम है। कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है, आर ओम गिवन है। तो क्या, इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर उसको पिघला दिया गया और अगर उसकी पहले उस रेजिस्टर की जो लेंथ है, अगर पहले उस रेजिस्टर की लेंथ L थी, तो उसको इतना कितना स्ट्रेच करा गया, जो न्यू लेंथ आ रही है, न्यू लेंथ कितनी दी है, न्यू लेंथ अपन को दे दी कितनी, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, NL। तो पूछ रहे हैं इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, राइट। अगर पहले आर ओम रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टिविटी कितनी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय। अगर देखो पहले एल लेंथ थी अगर उसकी,
ठीक है, अगर पहले वायर की लेंथ कितनी थी, L थी, और अगर उसको L length. स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच करा हमें नहीं मालूम, उन्होंने बोला है n टाइम्स उसको स्ट्रेच किया, तो n टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम हो जाएगा, बट हमें मालूम है उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस वाले ओल्ड रेजिस्टेंस का, इस ओल्ड रेजिस्टर का और इस न्यू रेजिस्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल, और दूसरे वाले का हो कितना हो जाएगा, मान लो उसका एरिया में A डैश ले रही हूँ, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ कितनी है, NL, तो कितना हो जाएगा A डैश NL, तो A डैश जो न्यू वाला रेजिस्टेंस है उसका एरिया कितना आ गया, A इंटू एल डिवाइडेड बाय NL, L से L कैंसिल आउट, तो A डैश आ गया अपना A बाय N। तो अब ये फॉर्मूला हम हमारे न्यू रेजिस्टर के लिए यूज कर सकते हैं, न्यू रेजिस्टर के लिए यूज करेंगे तो R न्यू कितना आ जाएगा, R न्यू हो जाएगा रो, न्यू लेंथ और न्यू एरिया, तो R न्यू अपना कितना हो जाएगा, रो तो मटेरियल है, मटेरियल तो सेम है, इसके लिए भी जो रो होगा वही सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। L डैश अपन को दिया है NL और A डैश अपन ने फाइंड आउट कर लिया A बाय N, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, रो L बाय A, और ये N ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी N स्क्वायर, और रो L बाय A क्या है, इस इक्वेशन से हमें मालूम है, रो L बाय तो ओल्ड रेजिस्टेंस है, तो R न्यू अपना कितना आ गया, N स्क्वायर इंटू R, R. ठीक है, N स्क्वायर इंटू R, क्लियर एवरीवन। R. सिमिलरली क्या कह रहे हैं, अ वायर ऑफ 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, सेम वैसे ही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई रेजिस्टेंस है जिसका कितना रेजिस्टेंस दिया है, 4 ओम दिया है, तो उसको कितना स्ट्रेच किया गया, ट्वाइस स्ट्रेच किया गया। अगर कंसिडर पहले उसकी लेंथ L थी, तो न्यू केस में उसकी जो लेंथ है कितनी हो गई, L डैश कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो बोल रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर विल बी, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया, तो इस केस में भी देखो रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया है तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी कह सकते हैं, तो वॉल्यूम पहले वाले का अगर एरिया A कंसिडर कर लूं तो A इंटू एल किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू वाले की ले लें A डैश, तो ये हो जाएगा A डैश इंटू 12, फिर हमारी A डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L से L कैंसिल और A डैश हो जाएगा हाफ, ठीक है, A डैश कितना हो जाएगा हाफ, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है अपना कितना होगा, रो L डैश बाय A डैश, तो ये हो जाएगा रो इंटू L डैश अपन को कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ L, ठीक है, और A डैश अपन ने फाइंड आउट कर लिया A बाय 2, ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाय A, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और रो L बाय क्या हो जाएगा, रो L बाय हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू 4, और रेजिस्टेंस अपन को कितना गिवन है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 4 ओम, तो इट विल बी 4 इंटू 4 16 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 ओम। अच्छा